क्या कहना चाहेंगे, कुछ लोगों ने रास्ते पर उतर के बहुत बड़ा एक विरोध प्रदर्शन किया था 2 दिन पहले और सोसाइटी के ऊपर कई प्रकार गंभीर आरोप लगे, खास करके डीपी रोड को लेकर कहीं ना कहीं एक मिलीभगत आरोप लगा हुआ है पूरे सोसाइटी के कमेटी के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं सारे ये मीडिया चैनल जो आए हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग आने की वजह से हकीकत क्या है ये सारी जनता के सामने आ जाएगी। ऐसा है कि जो रास्ते के बारे में जो आपने पूछा वो रास्ते के बारे में नहीं है, ये श्री शिव शक्ति सहकारी गृह निर्माण संस्था जो हमारी है, यहाँ पर 336 परिवार यहाँ पर हम लोग एक साथ रहते हैं और ऐसे कुल मिला के 21 इमारतें हमारे यहाँ पर हैं। इन इमारतों का पुनर्विकास करना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि इधर के कुछ लोगों ने उस दिन आपसे बात करते हुए बताया कि 25 साल भी पूरे नहीं हुए। उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ की सीसीआर के आज कम से कम 35 साल हो चुके हैं और इमारतों का जो यहाँ पर का तभी जो बांधकाम हुआ था वो बांधकाम करते वक्त यहाँ पर क्वालिटी जो इमारतों की बांधकाम क्वालिटी जो करनी चाहिए तो बराबर न होने की वजह से बहुत सारी इमारतें जर्जर हो चुकी और इनमें कभी भी कोई भी दुर्घटना ऐसी नहीं कि आज दुर्घटना नहीं हुई। कई सारे परिवारों के घर में छत गिरा हुआ है, किसी का स्लैब गिरा हुआ है, किसी का कोई ना कोई नुकसान हो चुका है। इतना ही हमारा बोलते ना खुशनसीबी है कि आज तक कोई भी किसी प्रकार की जीवित हानि नहीं हुई। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ये जो पुनर्विकास की योजना है ये आज नहीं, हम लोग 12-13 साल से हम लोग लगातार मेहनत करते हैं। सारे 336 परिवार इसमें एकजुट होकर काम कर रहे हैं और ये एकजुट होकर काम करते वक्त हम लोग ने जब शुरुआत की तो उसके पहले एक विकासक को नियुक्त किया गया। सागर डेवलपर्स उदय सुर्वे नामक उसके जो विकासक संचालक थे, उन्होंने यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत सारे आश्वासन दिए थे और ये सारी प्रोसीजर हम लोग ने एज पर जनरल बॉडी की मीटिंग लेते हुए जो रजिस्ट्रार है यहाँ के कोऑपरेटिव सेक्टर के, उनके नियमों के अनुसार गवर्नमेंट जीआर के अनुसार हम लोग ने सारी यहाँ पर मीटिंगें की थी। और ये करते वक्त हमने उनको नियुक्त करने के बाद कई सारी अड़चने आई। जब हमारा रास्ता भी ये डीपी प्लान में नहीं था उसके वजह से, और ये ऊपर जो हमारा मुख्य प्रवेश द्वार से जो संतोषी माता मंदिर तक का रास्ता है ये देखने जाओगे तो 6 मीटर से भी बहुत छोटा है। उसके वजह से यहाँ पर परमिशन मिलना बहुत मुश्किल था। इसलिए हम लोग ने महानगर पालिका में पत्र व्यवहार करके ये रास्ता रुंदीकरण करना और ये रास्ता डीपी में लेना जरूरी है, इसलिए हम लोग ने बहुत सारे पत्र व्यवहार किए। कुछ सालों में ऐसा हुआ कि उदय सुर्वे इसमें पीछे रह गए और उदय सुर्वे इनका जो कारोबार चल रहा था उनमें कुछ त्रुटि निर्माण हो गई और उन्होंने ये प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा उनको। कोर्ट में भी हम लोग ने इससे क्लियर करके लिया कि कोर्ट में से उनको हटाया गया। उसके बाद फिर से हमको नया टेंडर करना पड़ा, नई जनरल बॉडी मीटिंग ली, वापस पुनर्विकास को जाना है करके हम लोग ने सारे सभासदों से मंजूरी ली और पुनश्च एक बार हम लोग ने निविदा मंगा ली जिसको हम लोग टेंडर कहते हैं। और टेंडर में हम लोग के यहाँ पर 4 विकासकों ने यहाँ पर टेंडर भरा था। उसमें से 200 से ज्यादा लोगों ने रॉयल रियल्टर्स को पसंदी देकर यहाँ पर उनको नियुक्त किया विकासक करके। और खास करके इनको विकासक करके नियुक्त करने का कारण यह था, विकासक नियुक्त करने का कारण यह था उनको कि संस्था के प्रवेश द्वार से लेकर संतोषी माता मंदिर तक जाते वक्त जो लेफ्ट हैंड साइड में जो जमीन है वो पूरी उनकी है और वो वहां पर रॉयल प्रिस्टो नाम का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो डेवलप कर रहे हैं पूरा। और वो मेरे अंदाजे से कुछ 12 से 13 हजार मीटर का वो प्लॉट है और वो डेवलप कर रहे हैं। हमारे प्लॉट को लग के सटीक होने की वजह से हम लोग ने उनको ज्यादा इंटरेस्ट लेके उनको नियुक्त किया क्योंकि फिजिकल रोड होना जरूरी है। डीपी में रोड आएगा जरूर हमारे प्रयत्नों से, मगर फिजिकल रोड होना बहुत जरूरी था। उसकी वजह से हम लोग ने रॉयल रियल्टर्स की ऑफर भी अच्छी होने की वजह से हम लोग ने उनके साथ जाना तय कर लिया। 200 से ज्यादा लोगों ने वहां पर हमको मंजूरी दी और ये हम लोग ने कामकाज चालू किया। और जैसे जैसे फिर रास्ता डीपी में लाना, जैसे मेरे पास सारे डीपी रोड लाने के लिए डीपी के डिपार्टमेंट होने दो, यूडी डिपार्टमेंट होने दो। उस वक्त के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, बाद में हमारे सौभाग्य से हमें जो प्राप्त हुए मुख्यमंत्री हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, इनके तक जाने का काम हमको जो आसान हुआ वो हमारे यहाँ के विधायक सुनील प्रभु जी ने हमको रास्ते के लिए इतनी मदद की कि आखिर आज जो डीपी में रोड दिख रहा है वो सुनील प्रभु जी की मेहरबानी की वजह से। और उन्होंने जो रास्ता महानगर पालिका ने जो मंजूर किया रास्ता, वो रास्ता मंजूर होने के बाद क्या हुआ कि जब रास्ता यूडी जैसे नगर विकास
से मंजूरी मिलती है तो बृहन्मुंबई महानगर पालिका की सुधार समिति में प्रस्ताव आता है और उनकी मंजूरी के बाद बृहन्मुंबई महानगर पालिका की महासभा में उसको मंजूरी मिलने की आवश्यकता होती है। तो जब ये मंजूरी हम लोग को मिलने जा रही थी 30 मार्च 2021 में, उस दिन यहाँ की स्थानीय नगर सेविका धनश्रीताई भरड़कर ने एक उप सूचना दी कि ये जो शिवशक्ति में जो आने वाला मेन डीपी रोड है जो 13.40 का है, 13.40 मीटर का है, ये रास्ता संस्था के अंदर से जाते हुए, मतलब हमारी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके अंदर से जाते हुए आगे कुछ एक 1.5 किलोमीटर पर जो वन विभाग है, हमारी संस्था के आगे पूरा वन विभाग है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, और उसके आगे एक बीएमसी का प्लॉट है, वहां पर मालाड जलाशय है जिससे पानी की सुविधा सबको प्राप्त होती है। ये रास्ता उस मालाड जलाशय तक लेके जाने के लिए इन्होंने वहां पर उप सूचना मांडी। क्या हो गया उसके वजह से कि इनकी उप सूचना की वजह से हमारी संस्था के 2 टुकड़े हो गए। जो रास्ता हमारी संस्था आज हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसमें से जाने की वजह से और आगे तक जाएगा तो महानगर पालिका का वो प्रॉपर्टी हो जाएगी, रास्ता जो है वो महानगर पालिका का हो जाएगा और हमारी संस्था के 2 टुकड़े हो जाएंगे। आज हम लोग 336 परिवार इकट्ठा रह रहे हैं, मगर ये रास्ता अंदर तक इनकी उप सूचना की वजह से ये हमारी संस्था को तकलीफ हो गई। तो रास्ते का जो आपने पूछा, वो रास्ता ऐसा है कि ये उप सूचना की वजह से हमारा आज रास्ते का काम रुका हुआ है। एक सवाल ये भी है कि कुछ भाग अपने फॉरेस्ट के अंदर भी आ रहे हैं, अपनी बिल्डिंग इमारतें। कैसा है कि जब हम लोग ये पुनर्विकास की तैयारी कर रहे थे तो सारे परमिशन आपको लेने पड़ते हैं। तो हम लोग ने इको सेंसिटिव जोन के लिए प्रस्ताव के लिए उनके पास प्रस्ताव रखा कि हमको परमिशन मिलनी चाहिए, हमको परमिशन चाहिए। तो इको सेंसिटिव जोन ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को पत्र लिखा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को पत्र लिखने के बाद संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों ने वहां पर पत्र व्यवहार करके बताया कि शिवशक्ति सहकारी गृह निर्माण संस्था में हमारी कोई कुछ मीटर जमीन उसमें आ रही है, उसके वजह से इको सेंसिटिव जोन ने हमें वहां पर परमिशन नहीं दी और उस पर रोक लगा दी। और पहले हमसे कहा कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से पत्र व्यवहार करके पहले आप वहां से क्लियर करके लीजिए। उसके बाद हम लोग ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से के जो फॉरेस्ट कंजर्वेटर थे उनसे बात की, उनसे पत्र व्यवहार किया। बाद में सीटीएस डिपार्टमेंट, अपना जो तहसीलदार कार्यालय बोरीवली में सिटी सर्वे डिपार्टमेंट, उनसे बात की और ज्वाइंट सर्वे करा के लिया फॉरेस्ट का और सिटी सर्वे डिपार्टमेंट का। हमारी देखरेख के नीचे शिवशक्ति सहकारी गृह निर्माण संस्था की ओर से एक ज्वाइंट सर्वे हुआ। उस ज्वाइंट सर्वे में हमारी कुछ एक 900 मीटर जमीन, 990 मीटर जमीन, मतलब कुल 1000 मीटर की जमीन, जो हमारा 18,000 मीटर का प्लॉट था उसमें से कुल 1000 मीटर की जमीन संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में जाने लगी। और वो ऐसे खाली मुंह से नहीं, तो उन्होंने ऑन पेपर सिटी सर्वे डिपार्टमेंट और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ने उसकी हद कायम, जिसको हद कायम बोलते हैं, जिसको बाउंड्री फाइनल बोलते हैं, वो हद कायम करके दी। और ये हद कहां से, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ये हद में हमारी जो 21वीं इमारत है क्लासिक अपार्टमेंट, ये क्लासिक अपार्टमेंट की कम से कम आधी इमारत उनकी हद में जा रही है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की क्लासिक है, आश्रय है, हिमगिरी है, ऐसे एक लाइन में हमारी ये 3 इमारतों का कुछ हिस्सा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। और इसके ऑन पेपर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। ये महाराष्ट्र शासन के डॉक्यूमेंट्स है, ये सिटी सर्वे डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स है, ये फॉरेस्ट के डॉक्यूमेंट्स है। और इनका रिकॉर्ड खाली हमारे पास नहीं, तो सिटी सर्वे डिपार्टमेंट के पास भी है और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों के पास भी है। एक अहम सवाल इसके अंदर निर्माण हुआ है कि जो अपना डीपी रोड, जिसके बारे में लोग खास करके सड़कों को विरोध करने के लिए उतरे, उनके दिमाग में ये प्लान है कि यहाँ से डीपी रोड निकल के मुलुंड को जोड़ने वाले रोड पे ज्वाइंट होगा। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये आरोप में कितनी सच्चाई है? और क्या ये पॉसिबल है कि जिसके वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे है कि कुछ दिन पहले जब यहाँ पर कुछ लोग ये कर रहे थे, तमाशा कर रहे थे, दिखा रहे थे कि हमारा विरोध है, वहां पर आने के बाद हमारे नगर सेविका, उनके पति ने बताया कि ये रास्ता यहाँ से मैं संजय अपना गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड को ज्वाइन करने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी बाउंड्री के आगे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में से कोई भी रास्ता वो लोग कभी मंजूर नहीं करते, वो कभी किसी को परमिशन नहीं देते। आपको अगर जानकारी रहेगी तो रत्नागिरी होटल से महिंद्रा कंपनी तक, कांदिवली तक जाने वाला जो रास्ता है, उसमें से कुछ पोर्शन, मतलब अगर देखने जाओगे तो 200 से 250 मीटर खाली वन विभाग का है, फिर भी वो रास्ते को परमिशन नहीं दे रहे। वो 60 फुट का डीपी है जो गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड को ज्वाइंट होने वाला जनरल अरुण कुमार वैद्य मार्ग को,
मगर उसके लिए भी आज तक कभी परमिशन मिली नहीं। कितने सालों से सारे नगर सेवक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जी वन क्षेत्र जो है वो कभी अपनी जमीन छोड़ता नहीं और ये उनका कायदा रहेगा, कुछ हमें मालूम नहीं। मगर अभी कैसे हुआ है कि ये इन्होंने इधर बताया कि यहाँ से संस्था के परिक्षेत्र में से जाएगा रास्ता और जाकर गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड को मिलेगा। उनकी ऊपर सूचना है कि मालाड जलाशय को मिलाना है और अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि मुलुंड लिंक रोड को मिलेगा और लोगों को बता रहे हैं कि इसका बेनिफिट सोसाइटी को मिलेगा। सोसाइटी को बेनिफिट नहीं तो सोसाइटी को बहुत भारी मात्रा में नुकसान होने वाला है, क्योंकि उसका एफएसआई जो मिलेगा वो छोड़ो, मगर रास्ते में से एक रास्ता बीच में से जाने की वजह से एक सोसाइटी के 2 टुकड़े होने वाले। और हमारे कुछ सभासद उस दिन तालियां बजा के उनका स्वागत कर रहे थे कि मुझे अचंभा लगा कि लोगों को ये नहीं समझ रहा है कि संस्था में से जाने वाला रास्ता की वजह से आज इतनी बड़ी जो प्रीमाइसेस है उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। एक बड़ा विरोध देखने गया, कहीं में काफी भारी संख्या में लोग उतरे थे। क्या कारण था इतने सारे लोगों को एक साथ मंच पर उतरना और विरोध करना? अभी सही मुद्दे पे आ गए आप। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह विरोध इतने सालों से नहीं था। यह विरोध जब चालू हुआ, इसका कारण, सबसे पहला कारण है कि राष्ट्रवादी के वैजापुर कहाँ है? औरंगाबाद, संभाजीनगर, वहां के जो एक्स एमएलए भाऊसाहेब चिकड़गांवकर, उनके पास हमारे कोई सभासद ने शायद उनको मिला रहेगा, उनके पहचान करेगा, उनको कुछ कहा रहेगा, तो भाऊसाहेब चिकड़गांवकर ने हमारी संस्था के खिलाफ, मतलब संस्था के खिलाफ बोले तो कमिटी जो है, आज हम लोग जो जिम्मेदार लोग यहाँ पर है, जो हम लोग को लोगों ने 336 परिवारों ने नियुक्त किया है, उनके खिलाफ वहां उन्होंने भाऊसाहेब चिकड़गांवकर के पास कंप्लेंट की। भाऊसाहेब चिकड़गांवकर ने एक अपने लेटर हेड पर सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, महाविकास आघाड़ी के सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, उनके पास एक पत्र व्यवहार किया कि यहाँ पर जो संस्था है वो संस्था निबंधक जो महेश सालुंके पाटिल है उनके साथ मिलकर ये संस्था ये सोसाइटी की जमीन बेचना चाहती है, बेची है शायद, ऐसा कुछ लिखा है। और इनके ऊपर ये समिति बर्खास्त करके यहाँ पर प्रशासक नियुक्त किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई हो। ये लेटर आने की वजह से क्या हुआ, आखिर सहकार मंत्री का इनके ऊपर फिर ये भाऊसाहेब चिकड़गांवकर के लेटर पे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील ने भी रिमार्क लिख दिए और उनको कहा गया कि तुरंत निबंधक को कहा गया कि इनके ऊपर कार्रवाई हो और प्रशासक नियुक्त किया जाए। अभी क्या हुआ, निबंधकों को मिनिस्टर की ऑर्डर फॉलो करना जरूरी हुआ। उन्होंने हमको एक तुरंत नोटिस इशू किया और ये नोटिस इशू की हमको 9 अप्रैल को उन्होंने जो उपनिबंधक ने नोटिस इशू की उसमें उन्होंने भाऊसाहेब चिकड़गांवकर जी के लेटर का उल्लेख किया और इसमें आदेश दिया की महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 89A अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी डॉक्टर महेश साळुंके पाटील उपनिबंधक सहकारी संस्था पी विभाग मुंबई याद्वारे श्री शिवशक्ती कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड संतोषी माता मंदिर जवळ मालाड पूर्व मुंबई 97 या संस्थेच्या संपूर्ण दप्तराची रेकॉर्डची तपासणी घेण्याकरिता या कार्यालयातील सहकारी अधिकारी श्रेणी 2 श्री चंद्रशेखर डोंगरवार यांची तपासणी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे। तपासणी अधिकारी यांनी संस्थेचे दप्तर तपासणी घेऊन तपासणी अहवाल या कार्यालयात सादर करावा। हे महेश साळुंके पाटील यांनी पत्र दिलं आणि त्याच्यानुसार त्यांनी डोंगरवार यांची आमच्या कार्यभार जे काही कागदपत्रांची तपासणीसाठी त्यांनी नियुक्ती केली। त्याच्यानंतर डोंगरवार आले, त्यांनी कागदपत्र तपासली, त्याच्यामध्ये त्यांना काही कुठे त्रुटी आढळल्या नाहीत, छोट्या मोठ्या काही गोष्टी होत्या त्या आढळल्या, फक्त त्याच्या बाबतीत आम्हाला नोटीस दिली। त्यानंतर 20 एप्रिल 2021 ला पुन्हा एक नोटीस आली आणि ती नोटीस दिली आम्हाला परत महेश साळुंके पाटील यांनी की ती अशी होती की तुमचा जो तपासणी अहवाल सादर केला त्याच्यामध्ये काही त्रुटी आढळल्या आहेत, त्याचा रिपोर्ट सादर करावा। तो रिपोर्ट आम्ही सादर केला। त्यानंतर म्हणजे बघा, करोना काळामध्ये बाकीची कामं शासनाची बंद होती, 1 एप्रिल महिन्यामध्ये किती नोटीस निघाल्या संस्थेसाठी, का तर फक्त सहकार मंत्र्यांचं त्याच्यावर रिमार्क असल्या कारणाने। दुसरी एक नोटीस आली 29/4/2021 ला, त्यामध्ये काय लिहिण्यात आलं, अंजली वाघमारे यांनी दिली की सबब संस्थेच्या दप्तर तपासणी अहवालानुसार तक्रारीचे निवारण होईपर्यंत, म्हणजे आम्ही जो दप्तर अहवाल सादर केला त्या तक्रारीचं निवारण होईपर्यंत सद्यस्थितीत संस्थेच्या पुनर्विकास योजनेबाबत कुठलाही निर्णय संस्था स्तरावर घेण्यात येऊ नये, अन्यथा सदर बाबतची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेचे विद्यमान व्यवस्थापक समिती यांची राहील याची नोंद घ्यावी, म्हणजे आमची राहील। त्यानंतर
एक पुन्हा नवीन 27/5 म्हणजे 27 मे ला आम्हाला परत एक नोटीस आली. आम्ही प्रत्येक नोटीसचं उत्तर एकदम रितसर देत होतो, कुठेही आडेवेळे घेतले नाहीत, देत होतो. ह्या 27 तारखेच्या नोटीसमध्ये त्यांनी आमच्यावर काही आरोप लावले होते. ज्या अर्थी संस्थेने दप्तर तपासणीच्या अनुषंगाने खुलासा केलेला आहे, परंतु त्यामध्ये संस्थेच्या पुनर्विकासाबाबत असलेल्या परिपत्रकाचे पालन केल्याचे स्पष्ट होत नाही. संस्थेच्या पुनर्विकासाबाबत शासनाकडील परिपत्रकानुसार संस्थेच्या पुनर्विकासाबाबत कामकाज पूर्ण करण्याची विकास करारनामा विहित मुदतीत करण्याची जबाबदारी संस्थेचे पदाधिकारी यांची असतानाही त्यांनी पूर्ण केली नाही, असे तक्रारीच्या अनुषंगाने या कार्यालयाचे निदर्शनास आलेले आहे. त्यानंतर त्यांनी आम्ही जी आमच्याकडनं रिटर्न स्टेटमेंट दिली त्याच्यामध्ये उल्लेख केला, बरोबर आहे. आणि करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे शासनाने लॉकडाऊन जाहीर केलेले सद्यस्थिती लॉकडाऊन या कार्यालयाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमुळे संस्थेच्या कामकाजामध्ये अडथळा निर्माण होऊन सभासदांची गैरसोय टाळण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेण्याचे ठरविले आहे. त्यास अनुसरून सदर प्रकरणाची सुनावणी झूम ॲपद्वारे घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी आपणास झूम ॲप डाउनलोड करणे, म्हणजे आम्हाला त्यांनी सांगितलं की आता पुढची जी हिअरिंग चालेल निबंधकांकडे संस्थेच्या कार्यकारिणीची आणि आमच्या बाबतीत ज्यांनी तक्रार केली त्यांची, तर काय ती हिअरिंग होती की कोणत्याही समितीचा सदस्य म्हणून पुन्हा ते नाही जाण्यास पात्रच नाही, संस्थेची विद्यमान समिती अपात्र का ठरविण्यात येऊ नये या बाबतीची हिअरिंग होती. आणि त्या हिअरिंगला आम्ही नंतर मग प्रत्येक वेळोवेळेला आम्ही तिकडे उपस्थित राहिलो. हिअरिंग बरेच दिवस चालली. त्यामध्ये ज्या तारखा 9 ऑगस्टची ऑर्डर आहे, ती ज्या हिअरिंग झाल्या आमच्या त्याची ऑर्डर आहे. त्याच्यामध्ये किती तारखा पडल्या त्या ऑर्डरला मी त्या सांगतो तुम्हाला, किती वेळ आम्ही हजर राहिलो. उपनिबंधकांनी ज्या आमच्या कमीत कमी 4 ते 5 हिअरिंग झाल्या पूर्ण, आणि त्यांच्या समोर आम्ही सविस्तर मांडला. आमच्या विरोधकांनी जी तक्रार केलेली होती त्यांचे पण ऍडव्होकेट खानविलकर म्हणून तिकडे होते, आमचे पण ऍडव्होकेट संदीप मोरिया म्हणून तिकडे होते. आणि आम्ही ह्या सगळ्या मांडल्यानंतर कोठावळे साहेबांनी जे निबंधक होते त्या ठिकाणी डॉक्टर सुनील कोठावळे यांनी आदेश पारित केला. तो मी आदेश तुम्हाला वाचून दाखवतो. आपण आदेश वाचल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की सहकार मंत्र्यांनी वगैरे एवढं सगळ्यांनी प्रेशर टाकल्यानंतर संस्थेचं जे कामकाज होतं एवढं स्वच्छ आणि क्लीन होतं की त्याच्यामुळे त्यांच्यावर आम्हाला जो आदेश पारित केला ते वाचून दाखवतो. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 78 आदेश दिखा दो ना, ये देखो, ही उपनिबंधकांची पूर्ण हे ऑर्डर आहे. त्या ऑर्डर मध्ये त्यांनी आदेश दिलेला आहे. हा 17 पानाची हे पूर्ण ऑर्डर आहे आणि 17 पानांच्या ऑर्डर मध्ये हा आदेश आहे. ह्या आदेशाची मी एक कॉपी पण तुम्हाला देतो, सगळ्या डॉक्युमेंटची एक कॉपी देतो. ह्यामध्ये आदेश असा दिलाय की महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 78(1)(ब) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी डॉक्टर सुनील कोठावळे, उपनिबंधक सहकारी संस्था पी विभाग मुंबई, श्री शिवशक्ती कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, संतोषी माता मंदिरजवळ मालाड पूर्व मुंबई 97 या संस्थेसंदर्भात उपरोक्त अनुमान निष्कर्षामधील कारणास्तव संदर्भ क्रमांक 9 अन्वये संस्थेचे चेअरमॅन, सचिव, खजिनदार व इतर समिती सदस्यास त्यांना पारित केलेली कारणे दाखवा नोटीस मागे घेण्यात येत आहे. संस्थेच्या कार्यरत व्यवस्थापक समितीने 13/12/2015 रोजीच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये विकासक नियुक्तीवेळी मेजर्स रॉयल रिअल्टर्स या विकासकाच्या मंजूर निविदेनुसार वाढीव क्षेत्रफळ, कॉर्पस फंड, बँक गॅरंटी, घर भाडे व इतर अनुषंगिक सुविधा यामध्ये बदल न होण्याची दक्षता घेऊन विकसन करारनामा म्हणजे डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट व पुढील पुनर्विकासाबाबतची कार्यवाही करावी. सदर आदेश जो दिलाय तो 9/8/2021 रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे. हा आदेश आहे. हा काय आदेश दिला आम्हाला की त्यांनी आमची जी चौकशी केली, आमचे जे कागदपत्र, आमची सगळी रजिस्टर्स वगैरे तपासली, यामध्ये आमच्यावर कुठल्याही प्रकारचे आरोप सिद्ध झाले नाहीत. त्यांनी आम्हाला कारणे दाखवा नोटीस दिलेली ती मागे घेतली आणि पुनर्विकासाची कार्यवाही पुन्हा करावी. डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट रॉयल रिअल्टर्स बरोबर तुम्ही करावा. 13/12/2015 ची जी टेंडर काढलेली त्यामध्ये ज्या काही टर्म्स कंडिशन ठरल्या त्यानुसार करावा असा आदेश दिला. आता ह्या आदेशामध्ये एवढं क्लीन असतानाही काही सभासद
शेवटी आम्हाला सुपर बॉडी जी सुपर ऑथॉरिटी किंवा बॉडी आहे ही रजिस्ट्रार आहे आणि त्या रजिस्ट्रारने ऑर्डर दिली आहे. एक लास्ट सवाल आपका, अंतिम सवाल. इस बात को लेकर एक तो पहली बात, जब सोसाइटी उतरी उनका कहना था कि हमारे पास 200 सवा 200 लोग इस रीडेवलपमेंट को लेकर विरोध कर रहे हैं. ये पहला सवाल. दूसरा सवाल, क्या ये बातें एजीएम के द्वारा सारी सोसाइटी के लोगों को बताई गई थी? जरूर. ये जब ऑर्डर आई तो इसके बैनर्स भी लगाए गए, लोगों को बताया भी गया. और सबसे खास बात आपने जो कहा ना कि 200 सवा 200 लोगों की साइन है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने पहले बताया कि खाली 18 से 20 परिवार जिनकी कुछ वैयक्तिक कारणों से संस्था के पदाधिकारियों से कुछ अनबन है, वो लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं. वो लोग ही विरोध कर रहे हैं. जिनका आपने नाम लिया अखिलेश सिंह, जिनकी इसके बारे में तकरार है, वो तो ये संस्था में रहते भी नहीं. उनका 3 BHK का फ्लैट है उधर सैटेलाइट गार्डन में, बहुत आलीशान घर में रहते हैं, यहाँ पर लोगों को मरने के लिए छोड़ के. और सबसे जरूरी बात क्या है कि आपने जो बताया कि 200 सवा 200 लोगों की उनके पास दस्तखत है, मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि इनकी कई सारी दस्तखत ऐसी है कि हम लोग ने उनको कहा कि ये सारे दस्तखत हमको ना आप एफिडेविट करके रजिस्टर्ड करके दे दीजिए कि ये सारे दस्तखत सही है, इसमें से कोई भी दस्तखत डुप्लीकेट या हम लोग ने झूठ बोलकर ली होगी तो इसके लिए आने वाली कोई भी हम पर जो कार्रवाई उसके लिए हम तैयार है. ये देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि आज भी कल भी उन्होंने एक पत्र व्यवहार किया था एक उसमें उन्होंने जुलाई महीने के दस्तखत की कलर प्रिंट लगाई है, जो लोगों को गुमराह करके, कि लोगों को गुमराह कैसे किया है कि अरे नहीं ये लोगों ने जमीन बेच दी है. सोसाइटी की जमीन बेचने का अधिकार कमेटी को नहीं, तो किसी को नहीं है. ये बिक नहीं सकते क्योंकि इस पे 336 परिवारों का हक है. इन्होंने लोगों को क्या बताया कि इनका घर, ये लोग तुम्हारा घर हड़प लेंगे. अरे ये कोई झोपड़पट्टी में का घर है कि कोई गुंडागिर्दी करके हड़प कर लेगा? लोगों को गुमराह करके, जैसे कहा जाता है कि लोगों को घर में लेडीज होते वक्त, जब जेंट्स नहीं थे तो लेडीज लोगों के घर में जाके उन्होंने साइन लिए गुमराह करके. उसके वजह से ये बता रहे कि 200 सवा 200. मगर हम भी आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि इस आपके आज के जो हमारे आपने मुलाकात ली उसके माध्यम से लोगों तक ये सारी हकीकत बातें पहुंच जाएंगी. जाते जाते आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं सत्ता में आपकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, आप शिवसेना से हैं, यहाँ पे स्थानिक नगर सेवक रह चुके हैं. क्या पूरा मामला देखा जाए तो आगामी चुनाव भी इलेक्शन होने वाले उसको देख के जोड़ा जा रहा है कहीं गुमराह करने के बाद? अभी आगामी चुनाव देखिए, उस दिन कुछ लोगों ने बोलते वक्त, हम 2 माजी नगर सेवक है यहाँ पर, सुनील गुजर है, प्रशांत कदम, मैं हूँ खुद, और इन पर आरोप किया था कि, और उन्होंने बोलते वक्त बड़ी इससे कि उद्धव जी आपके माजी नगर सेवकों को संभाल लीजिए, हमारा ये कर रहे वो कर रहे. अभी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा उन लोगों को कि मेरे उद्धव जी जो मेरे पक्ष प्रमुख है, मेरे इस महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री है, जो आज पूरे महाराष्ट्र उनको एक घर का आदमी जानता है कि एक पालक करके पहचानता है, वो तो मेरे पे इतने खुश होंगे हम दोनों पे कि जिस सहकार मंत्री ने राष्ट्रवादी के माजी आमदार के लेटर हेड पे रिमार्क लिखा कि इन पर कार्रवाई हो, एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाए, मगर पूरी जांच होने के बावजूद भी इनके दोनों नगर सेवकों का किधर भी भ्रष्टाचार, किधर भी कोई गलत कामकाज उनको दिखा नहीं. और उन्होंने हमारे लिए आदेश दे दिया, जहां पर आदेश दे दिया निबंधक ने कि इनको क्लीन चिट दी जा रही है और डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो जा रहा है. मेरे उद्धव जी इसी बात से हम पर बहुत खुश हो जाएंगे. और रही चुनाव की बात, तो मेरे घर में हम लोग बचपन से राजनीति करते आए. जिनको राजनीति करनी है उनको मैं बोलूंगा कि आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मगर राजनीति करनी है तो चुनाव के मैदान में करेंगे. ऐसे लोगों के, गरीब लोगों के घर से, उनकी जान से खेल के अगर राजनीति करनी है तो मैं, मेरे परिवार और मेरे सारे सहकारी ऐसी कभी राजनीति नहीं करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ. हम लोग चाहते थे उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है. और एक सोसाइटी पे ये भी आरोप था, ये सिर्फ रॉयल रियल्टर्स के कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त हमारे सोसाइटी के कुछ लोग हैं जिन्होंने मिलकर सिर्फ रॉयल को टारगेट किया है. डीजीएस और रॉयल रियल्टर्स क्या संभ्रम है, ये जानना चाहेंगे. मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तो सबसे पहले मैं आपको, हमारे अध्यक्ष यहाँ पर तुलसीराम जी माने अभी आए, ये भी आज कोऑपरेटिव कोर्ट में कोर्ट की तारीख थी इसलिए गए थे, तो उनको वहां से आते वक्त लेट हो गया. मैं उनका स्वागत करता हूँ. आपने अभी अच्छी बात रखी मेरे सामने कि डीजीएस और लोगों का डीजीएस के साथ जाना वो चाहते हैं और डीजीएस के लिए वो लोग यहाँ पर अपनी की अग्रणी भूमिका मान रहे. मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9 तारीख को जो मैंने आपको ऑर्डर दिखाई, कि 9 तारीख को जो रजिस्ट्रार हमको ऑर्डर देता है कि आपको रॉयल रियल्टर्स डेवलपर के साथ डेवलपमेंट एग्रीमेंट करना है और रीडेवलपमेंट की प्रोसेस चालू करनी है, वही 9 तारीख के बाद एक 10 तारीख बीच में जाते हैं, 11 तारीख को हमको दूसरा आदेश आता है. वो आदेश क्या आता है ये देखिए. डॉक्टर सुनील कोठावले जिन्होंने हमको 9 तारीख को ऑर्डर दिया,
2 दिन बाद दूसरी ऑर्डर देते. ऑर्डर क्या देते? महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 76(1) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना मी डॉक्टर सुनील कोठावळे, उपनिबंधक सहकारी संस्था पी विभाग मुंबई याद्वारे आदेश देत आहे की श्री शिवशक्ती कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, संतोषी माता मंदिर जवळ कुरारगाव, मालाडपूर्व, मुंबई 97 या संस्थेतील श्री अजय नर व इतर सभासद यांनी केलेल्या मागणीनुसार संस्थेची विशेष सर्वसाधारण सभा संस्थेने दिनांक 19/8/2021 रोजी आयोजित करण्यात यावी. सदर सभेस नियुक्त विकासक मेजर्स रॉयल रिअल्टर्स व अजय नर व इतर सभासदांनी प्रस्तावित केलेले डीजीएस टाउनशिप प्रायव्हेट लिमिटेड यांना आमंत्रित करण्यात यावे आणि सदर सभा घेण्यासाठी श्री संजय रोकडे, सहकारी अधिकारी श्रेणी 2 यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तरी सदर सभेचा अजेंडा संस्थेने त्वरित निर्गमित करून विहित मुदतीत सभासदांना वितरित करण्यात यावा. ही आम्हाला त्यांनी एक ऑर्डर काढली 11 तारखेला. काय सांगतात आम्हाला की त्यांनीच 9 तारखेला मला सांगितलं की रॉयल रिअल्टर्स बरोबर अग्रीमेंट करा. साहजिक आहे, 11 तारखेला ऑर्डर काढली म्हणजेच सहकार मंत्री किंवा त्यांच्या पुण्यात पीएने फोन केला असेल आणि प्रेशर टाकला असेल की आमच्या सभासदांना काय जे त्यांच्याकडे गेलेले किंवा माजी आमदार चिकटगावकर आहे त्यांनी प्रेशर टाकला असेल म्हणून त्यांनी 11 तारखेची एक नवीन ऑर्डर काढली की रॉयल रिअल्टर्स आणि डीजीएसला दोघांनाही बोलवा. म्हणजे काय, तरी भांडणं लावायची कामं केली. भांडणं लावायची कामं केली ती केली. त्यामध्ये काय केलं की ज्या 27 तारखेच्या पत्राचा उल्लेख केला त्या पत्रामध्ये आमच्या सभासदांनी कुठेच उल्लेख केलेला नाही डीजीएसला बोलवण्याचा. पण कोठावळेंचा इंटरेस्ट काय आला त्याचाच अर्थ की त्यांना कुणीतरी सांगितण्यात आलं असणार की डीजीएस डेव्हलपरचा यामध्ये इंटरेस्ट काय आहे मला माहित नाहीये. डीजीएस डेव्हलपर यांनी काही ठिकाणी विकास करतायत, त्या ठिकाणी कोण असं मध्ये जात नाही आणि रॉयल रिअल्टर्स यांना 8 वर्षापूर्वी की डीजीएसला बोलवा. त्याला आम्ही चॅलेंज केली कुणाकडे, जॉईंट रजिस्ट्रार साहेब बाजीराव शिंदे साहेबांकडे. त्या जॉईंट आम्ही ऑर्डरला चॅलेंज केल्यानंतर बाजीराव शिंदे साहेबांनी 24 तारखेला त्या ऑर्डरला स्टे दिला. कुणाच्या? डॉक्टर सुनील कोठावळे की डीजीएसला बोलवण्यात येऊ नये म्हणून आम्ही त्यांना बोलवलं नाही, स्पेशल जनरल मीटिंग घेतली नाही आणि आम्ही 26 तारखेची आमची जनरल बॉडी मीटिंग जी अॅन्युअल जनरल बॉडी 51वी होती ती आम्ही त्या ठिकाणी घेतली. त्या दिवशी विरोध करणारे जे लोक आहेत त्यांचं म्हणणं आहे की आमच्या सोबत एका मंचावर सोसायटीचे कमिटी आणि आपण देखील स्थानिक जे काही नेते असतील एक जॉईंट मीटिंग करून या विषयावर ते बोलता येईल का? आम्ही नेहमीच आमंत्रण देत आलोय. आम्हाला तुम्हाला मी एक सांगू इच्छितो की हे अखिलेश सिंग म्हणून स्वतःला जे एक चांगले उद्योजक आहेत, माझ्या माहितीप्रमाणे ते इंजिनियर आहेत, चांगले उद्योजक आहेत, पण आम्हाला नेहमी सांगण्यात आलंय की नाल्याचा FSI मिळतो, ह्याचा हे मिळतं, त्याचं ते मिळतं. माझे अध्यक्ष, माझे खजिनदार हे दोघंही अखिलेश सिंग यांच्या मीरा रोडच्या कार्यालयात गेले होते की तुमच्याकडे जे काही कागदपत्र असतील ती दाखवा, आपण एकत्र बसूया. जर FSI वाढून मिळणार असेल तर सभासदांच्या हिताचं आहे, तो मिळणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यावर सर्वांचा अधिकार आहे. म्हणून माझ्या दोन्ही अध्यक्ष आणि खजिनदारांनी वारंवार त्यांना फॉलोअप करून फोन करून सुद्धाही अखिलेश सिंग यांनी ऑन रेकॉर्ड कधीच आम्हाला पेपर दाखवला नाही. फक्त गैरसमज लोकांमध्ये निर्माण करायचं, भाषण करताना बोलायचं हे भेटतं ते भेटतं आणि लोकांची दिशाभूल करायची. आणि ह्याच माध्यमातून त्यांनी हा एक दिशाभूल करून आज लोकांमध्ये बुद्धिभेद निर्माण केला आणि ह्या बुद्धिभेदामुळे आज जे चित्र दिसतंय पुनर्विकास रखडलाय तो ह्याच्यामुळे. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की ह्या इमारतींना आज 35 वर्ष जुनी होऊन गेलेली आहे. मुंबई महानगरपालिकेने नोटीस दिली आहे की रिपेअरिंग करून 6 महिन्यामध्ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट, स्टॅबिलिटी रिपोर्ट सादर करायचा आहे. स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी, हा स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी रिपोर्ट आम्हाला सादर करणं आहे. आणि ज्या सभासदांनी सांगितलं की ह्या संस्थेला अजून 25 वर्ष झाली नाही, ही लोक घाबरतात, गरज काय आहे, तर माझं हेच म्हणणं आहे की आम्ही स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्यानंतर तुम्ही मग परत रिस्ट्रक्चरल ऑडिट का केलं? जुनी नव्हती आणि तुम्ही रिस्ट्रक्चरल ऑडिट केल्यानंतरही ठीक आहे, आम्ही ज्या वेळेला केलं त्यावेळेला 6 कोटी रिपेअरिंगचा खर्च, तो खर्च म्हणजे काय आहे की तंतोतंत फिक्स खर्च नाहीये, तो एक टेंटेटिव्ह अंदाजे खर्च आहे. तुम्ही काढल्यानंतरही 5 कोटी खर्च आला ना, म्हणजेच इमारतींची अवस्था खराब आहे हे ती लोकही मान्य करतात. पण शेवटी कसं आहे की ह्या ठिकाणी विकसन होताना की त्यांना दुसऱ्या डेव्हलपरला घुसवायचंय आणि यामध्ये काही राजकीय पुढाऱ्यांचा हात आहे हे मी ते जाहीरपणे सांगतो. आणि त्याच्यामुळे ह्या ठिकाणी उद्या उठून भविष्यात शिवशक्तीमधील कोणतीही इमारतीला दुर्घटना झाली किंवा कोणतीही जीवहानी झाली तर आम्ही या पुढे आज नावं घेत नाही आहोत, पण पुढच्या वेळेला जर अशी काही घटना घडली तर ह्यांचं नाव घेऊन यांच्यावर आम्ही FIR दाखल करू.